नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इसी वीडियो में हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और यह चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप शुरू से अंत तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलता हूँ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। है क्या कहता है कि प्रकाश के किरण गमन करती हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल और इससे आसान सवाल और क्या ही हो सकता है कि प्रकाश के किरण गमन करती हैं। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश के किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्या कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन चार ऑप्शन में से प्रकाश का वेग न्यूनतम किसी में होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कांच में हो जाएगा। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वायु और निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो जल में प्रकाश का चाल कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी कांच में प्रकाश का चाल सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो आप सभी को बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह आपका उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आप सभी बताएंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो आप सभी को बताना है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है किरण आरेख है, ऑप्शन बी फोकस है, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण आरेख है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्या कहता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। तो आप सभी को बताना है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, और लेंस की फोकस दूरी निकालने का एक सूत्र होता है P = 1/f है। और यहाँ 1 क्या होता है मीटर में होता है, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और बटा में f हो जाएगा। और P का मान दिया हुआ है 2D यानी कि 2 डायोप्टर है, तो बराबर में लिख सकते हैं 2D बराबर में 100/f है। अगर हम इसको काटते हैं 2 से 50 बार में, है ना, तो f का मान कितना हो जाएगा। तो f का मान आपको हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी अभी हमने बताया कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f है, जहां 1 होता है मीटर में। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पी का मान पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 100/50 काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा, यानी कि लेंस की क्षमता हो जाएगा कितना, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 2 डायोप्टर। और यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्लस में 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो आप सभी को बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, धनात्मक होती है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ये उत्तल लेंस का जस्ट अपोजिट होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए ये सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। आप सभी को बताना है कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिसारी लेंस तो कहते हैं उत्तल लेंस को, है ना, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभी हमने ऊपर बताया। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप सभी को बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप सभी को बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इससे आसान और क्या ही हो सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
ठीक है। और यही किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपना विलंब से दूर भाग जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि हवा हवा क्या है, हवा एक विरल माध्यम है और कांच क्या है, कांच एक सघन माध्यम है। यानी कि प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब की ओर जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि अभिलंब की ओर जाएंगी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो आप सभी को बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस है, ऑप्शन बी अवतल लेंस है, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस है। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में हमेशा ही उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यह एक न्यूमेरिकल प्रश्न है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। एक सूत्र होता है कि r बराबर में 2f है। r क्या है, r आपकी होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या, f होता है फोकस है। यानी कि जब भी आपसे त्रिज्या के बारे में पूछेगा तो त्रिज्या फोकस की दोगुना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या के बारे में ही पूछ रहा है तो त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर होता है 2f है। f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 से गुना करेंगे आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होगी वह 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सवाल है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से प्राप्त होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीधा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बीबीआई है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। जितने भी बच्चे
इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। अभी अभी हमने बताया कि लेंस की क्षमता जिसे डायोप्टर कहते हैं P बराबर सूत्र होता है 1/f है। और यहाँ पर लेंस की क्षमता पहले ही से दे दिया क्वेश्चन में 1 डायोप्टर है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 1 और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे 100 और f का मान पूछ रहा है तो f कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 100 यहाँ पर प्लस में भी है और माइनस में भी है, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है उत्तल लेंस के बारे में और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, तो इसकी फोकस दूरी भी हमेशा धनात्मक में ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 100 सेंटीमीटर। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस होंगे। देखिए उत्तल लेंस हो या फिर दर्पण, दोनों ही सिचुएशन में उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी और दोनों ही सिचुएशन में अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि दोनों ही अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि -15 सेंटीमीटर है, माइनस से क्षमता होती है अवतल की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इससे आसान और क्या ही हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा sin i बटा में sin r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस देखने में या फिर छूने में कैसा होता है। ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का होता है। ऑप्शन बी है बीच में अधिक और किनारों पर पतला होता है। ऑप्शन सी किनारों पर अधिक और बीच में मोटा होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, एक जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग सूचित करते हैं भी से और वस्तु की ऊंचाई को सूचित करते हैं यू से, यानी कि आवर्धन का जो सूत्र निकला भी बटा में यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, भी बटा में यू। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आप सभी को बताना है कि फोकस दूरी यानी कि एफ और आर में क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर बराबर में 2f। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में हमेशा ही अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी बताएंगे कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका ऑप्शन है ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखी जाती है
तब बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए बड़ा और वास्तविक है, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक है, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक है, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन है ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोलीय लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्र हो क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी बताएंगे कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रकविहीन, यानी कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र कौन सा सही है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन दर्पण के सूत्र के लिए सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य अक्ष से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। बहुत ही आसान सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। इसका जवाब आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या सभी होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। इस प्रकार ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या इनमें से कोई नहीं। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है।
अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आभासी एवं सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पहले ही पूछ लिए गए हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आपका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं। आपका ऑप्शन है ए समानांतर होती हैं, ऑप्शन बी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, ऑप्शन सी हमेशा समानांतर होती हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है, और यह क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं। आपका ऑप्शन है ए मुख्य अक्ष से मिल जाती हैं, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं, ऑप्शन डी उसी बिंदु से परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके पिछले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, वे सारे क्वेश्चन को हमने करवा दिया है, जो कि बार बार रिपीटेड हुए थे। इस बार भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसीलिए आप क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।